सजनी मर्डर केस एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि पुलिस अगर चाहे तो किसी भी अपराधी को ढूंढ सकती है, चाहे वह पाताल में ही क्यों न छुपा हो। यह हत्या 14 फरवरी 2003 में अहमदाबाद में हुई थी, जब 26 वर्षीय सजनी की हत्या उसके घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। इस हत्या के बाद महिला का पति भी लापता हो गया, जिससे मामले की जटिलता और बढ़ गई। इस जटिल मामले की जांच को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से रुचि ली और पुलिस को इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। पुलिस ने इसे सुलझाने के लिए दिन रात काम किया और लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच की। इस मामले में पुलिस ने 6 साल के अंदर इस हत्या के बारे में सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा की और अपराधी को ढूंढ निकाला। इस केस ने यह सिद्ध कर दिया कि पुलिस अगर मेहनत और प्रतिबद्धता से काम करे तो किसी भी जटिल मामले को सुलझाया जा सकता है। यह सच है कि सजनी मर्डर केस को सुलझाने में पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की और सालों तक कई टीमों को अनजान अपराधी की तलाश में लगा दिया। 15 साल की कठिन मेहनत के बाद जब इस हत्या का खुलासा हुआ तो यह सबके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। पुलिस की मेहनत इतनी शानदार थी कि अपराधी खुद यह पूछने के लिए मजबूर हो गया कि आखिर आपने मुझे ढूंढने के लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल की। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो वह और भी हैरान करने वाली थी। पुलिस ने जितनी लगन और विश्लेषण के साथ मामले को सुलझाया, वह अपने आप में एक मिसाल है। यह केस हमें यह सिखाता है कि अगर किसी मामले में सच्चाई तक पहुंचने की ईमानदारी और लगन हो तो कोई भी अपराधी पुलिस के पकड़ से बच नहीं सकता। तो चलिए, अब हम इस केस के बारे में डिटेल्स में जानते हैं कि क्या हुआ और कैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। इससे पहले, अगर आपने आकाश रिफ्लेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें ताकि ऐसे और दिलचस्प वीडियो आप मिस न करें। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 14 फरवरी 2003 से होती है, जब अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णा के फोन की घंटी सुबह सुबह बजती है। फोन उठाने पर दूसरी तरफ उनके दामाद तरुण कुमार जिनराज की आवाज आती है, जो चित्कारते हुए यह बताते हैं कि उनके घर में एक बड़ी वारदात हुई है और लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की हत्या कर दी गई है। सजनी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णा अपनी पत्नी और कुछ रिश्तेदारों के साथ तुरंत अपनी बेटी के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है और फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा लटका हुआ है। इस दर्दनाक दृश्य के सामने ही उनका दामाद तरुण बुरी तरह से रोते हुए बैठा हुआ है। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन दुखद है कि उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना ने न सिर्फ परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे इलाके को भी हिलाकर रख दिया। यहां से शुरू होता है एक लंबा और जटिल जांच का सिलसिला, जो 15 सालों तक चलता है और जो अंत में एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान सजनी को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस घटना की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी मिल जाती है और पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचती है, जहां जांच शुरू होती है। शुरुआत में मामला लूटपाट के दौरान हत्या का ही लग रहा था, लेकिन पुलिस ने बारीकी से हर एक चीज की जांच की और घटनाक्रमों को समझने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस ने सबसे पहले सजनी के पति तरुण से पूछताछ शुरू की। तरुण पूरी तरह से टूट चुका था और दहाड़े मार मार कर रो रहा था, जिससे पुलिस ने महसूस किया कि उसे ज्यादा दबाव डालकर पूछताछ करना सही नहीं होगा। ऐसे में पुलिस ने उसे शांति से बैठने दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद मामले की आगे की कार्यवाही शुरू की जाती है, जिसमें और भी रहस्यों का खुलासा होना था। यहां से शुरू होती है जांच की नई दिशा, जो कुछ समय में मामले के सच्चे पहलुओं को उजागर करने वाली थी। तरुण भले ही दहाड़े मारकर रो रहा था, लेकिन क्राइम सीन पर मौजूद खोजी कुत्ता लगातार उस पर भौंक रहा था। कुत्ते की इस हरकत से लोगों को शक होने लगता है कि शायद लूटपाट और हत्या में तरुण का हाथ हो सकता है। हालांकि इस संभावना को लोग नकार देते हैं। दिलचस्प बात यह थी कि जब तरुण को आखिरी बार अस्पताल में अपनी पत्नी सजनी को देखने लाया जाता है, तब भी वही कुत्ता फिर से तरुण पर भौंकता है। इसके बावजूद पुलिस ने कुत्ते की हरकत को नजरअंदाज कर दिया और जांच जारी रखी। सजनी की मौत के बाद तरुण की मानसिक स्थिति बहुत खराब थी,
इसलिए पुलिस ने उससे ज्यादा पूछताछ नहीं की और उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 फरवरी 2003 को अचानक तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। अब लोगों को समझ में आने लगता है कि खोजी कुत्ते की भौंकने की वजह शायद यह थी कि तरुण का इस हत्या में कोई हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस की कई टीमों को तरुण को ढूंढने में लगा दिया जाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। इस पर सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर अपनी बेटी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। इसके बावजूद पुलिस तरुण को ढूंढने में नाकाम रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाइफ डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन पुलिस को फिर भी कोई खास सफलता नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब 2006 तक पुलिस अभी तक उसके कातिलों का पता नहीं लगा पाई थी। इस पर सजनी के पिता ने इंसाफ की मांग करते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का निर्णय लिया। पहले कई प्रयासों के बावजूद उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि किस्मत ने साथ दिया और आखिरकार उन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिला। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी ने गुजरात पुलिस के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सजनी मर्डर केस की फाइल खोलें और फिर से जांच शुरू करें। यह कदम मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति और पुलिस प्रशासन में विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने समझा कि इस केस को लेकर जनता में असंतोष बढ़ सकता है और यदि दोषियों को सजा नहीं दी जाती तो यह एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बन सकता है। मोदी ने इस मामले में हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित किया कि पुलिस मामले की पुनः जांच करें ताकि सच का पता चल सके और न्याय मिल सके। 2006 में इस मामले की फाइल को फिर से खोला जाता है और जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन जॉइंट कमिश्नर एक शर्मा को दी जाती है। इस दौरान जांच अधिकारियों में कई बार बदलाव होते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके न तो सजनी के कातिलों का पता चलता है और न ही तरुण की जानकारी मिल पाती है। फिर 2012 में मामले की जांच डीपी दीनानभद्रन के नेतृत्व में शुरू होती है। सबसे पहले इस मामले में शामिल हर व्यक्ति का इतिहास और भूगोल बारीकी से खंगाला जाता है। यह जांच एक नई दिशा में बढ़ने के संकेत देती है, क्योंकि इस बार पुलिस का ध्यान हर छोटे से छोटे विवरण पर था, जिससे कातिलों का पता लगाना और भी मुश्किल हो गया था। पुलिस की टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का तय करती है। उनका मानना था कि अगर तरुण मिल गया तो कई सवालों के जवाब आसानी से मिल सकते थे। इसके लिए पुलिस अगले कुछ महीनों में हजारों लोगों के प्रोफाइल की जांच करती है। इसके साथ ही इन लोगों से जुड़े मोबाइल नंबरों और उन नंबरों पर आने जाने वाली कॉल्स की निगरानी भी की जाती है। पुलिस सभी नंबरों की कॉल डिटेल्स भी निकालती है। कई महीनों की मेहनत के बावजूद पुलिस 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालने में सफल होती है, लेकिन इनमें से किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के व्यक्ति से नहीं मिलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते। वे तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर लगातार नजर रखते हैं, खास तौर से तरुण की मां अन्नम्मा और उसके भाई के नंबर पर। पुलिस की टीम कई महीनों तक इन नंबरों पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन इसमें भी कोई सफलता नहीं मिलती। अन्नम्मा के मोबाइल पर एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस को तरुण तक पहुंचने में मदद कर सके। पुलिस वाले एक नया तरीका अपनाने का फैसला करते हैं। वे अपनी पहचान बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रहने वाली तरुण की मां अन्नम्मा के पास जाते हैं। यहां वे नाटक करते हुए पेइंग गेस्ट के तौर पर रहना शुरू कर देते हैं। इस तरह वे अन्नम्मा और उसके परिवार के करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से तरुण तक पहुंचने का रास्ता मिल सके। यहां पुलिस का टारगेट था कि शायद अन्नम्मा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कोई सुराग मिल सके। हालांकि पुलिस को यहां ज्यादा सफलता नहीं मिलती, लेकिन अन्नम्मा के कुछ पड़ोसी पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। दरअसल जब पुलिस वाले गैस के तौर पर रहकर पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं, तो कुछ पड़ोसी बताते हैं कि अन्नम्मा के 2 बेटे हैं, एक अहमदाबाद में और दूसरा दक्षिण भारत में रहता है। यह जानकारी पुलिस के लिए छोटी मगर काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। इसके बाद पुलिस अपनी निगरानी अन्नम्मा पर और भी कड़ी कर देती है। जांच के दौरान यह सामने आता है कि अन्नम्मा बीच बीच में केरल जाती रहती हैं। जब पुलिस अपनी निगरानी लगातार अन्नम्मा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें यह जानकारी मिलती है कि अन्नम्मा केरल जाने के बाद बेंगलुरु क्यों जाती हैं।
इस सवाल का जवाब खोजने के लिए पुलिस अब अन्नम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देती है और इस पर आने जाने वाले हर एक नंबर की डिटेल खंगालने लगती है। महीनों की निगरानी के बावजूद पुलिस को अन्नम्मा के मोबाइल पर कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है। फिर भी पुलिस उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखती है। पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाती है। एक दिन अन्नम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। जब पुलिस इस नंबर की डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि यह नंबर निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर है, जो बेंगलुरु में रह रही है। पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल्स निकालने की कोशिश करती ही है कि कुछ महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अन्नम्मा के मोबाइल पर फोन आता है। यह पुलिस के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित होता है। जब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती हैं, तो पता चलता है कि यह नंबर बेंगलुरु में स्थित ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है, जहां कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद होती है। पुलिस के पास अब एक नई रणनीति थी। ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 35,000 कर्मचारियों का डेटा था, लेकिन उन सभी में से तरुण का नाम नहीं मिला। पुलिस ने इसके बाद एक नया तरीका अपनाया और तरुण की पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को ओरेकल इंडिया के ऑफिस के आसपास खड़ा कर दिया। इन लोगों को यह निर्देश दिया गया था कि वे ऑफिस में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखें। पुलिस की यह मेहनत आखिरकार रंग लाई। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति सामने आता है और बताता है कि उसने इस फोटो में दिख रहे शख्स को उसी बिल्डिंग में देखा है। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था, जो पुलिस को तरुण की तलाश में एक कदम और आगे बढ़ने का मौका देता है। पुलिस ने जब ओरेकल इंडिया से तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी ली, तो कंपनी ने बताया कि जिस व्यक्ति को पुलिस तरुण समझ रही थी, वह दरअसल एग्जीक्यूटिव परवीन पटेली था। इस जानकारी से पुलिस को यह एहसास हुआ कि तरुण ने अपनी पहचान बदल ली थी। यह एक बड़ी खोज थी, क्योंकि इससे पुलिस को यह अंदाजा हुआ कि तरुण ने खुद को छिपाने के लिए एक नया नाम और पहचान अपनाई थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम चाहती थी कि वे जल्दी से जल्दी तरुण को पकड़ें, लेकिन पुलिस ने अपना प्लान बदल दिया। उन्हें यह एहसास हुआ कि अगर तरुण को इस बारे में पता चला तो वह आसानी से लापता हो सकता है। इसलिए पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक और सूझबूझ से भरा तरीका अपनाया। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी ने जब सिविल ड्रेस में तरुण के केबिन में घुसकर बिना किसी डर या धमकी के बस हेलो मिस्टर तरुण कहा, तो यह सुनते ही तरुण के चेहरे पर दहशत साफ नजर आने लगी। यह शब्द सुनकर वह व्यक्ति, जो परवीन भटेले के नाम से काम कर रहा था, अचानक से पसीने पसीने हो गया और उसका दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा। यह पल पुलिस के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इस घटनाक्रम से यह कंफर्म हो गया कि सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में वही तरुण है, जिसका पुलिस को लंबे समय से पीछा था। इस घबराहट और पहचान के पुख्ता होने के बाद पुलिस के लिए उसे पकड़ना अब केवल एक औपचारिकता बन गई थी। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल चौधरी तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को सूचना देते हैं और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कहते हैं, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। 15 सालों तक अपनी पहचान छुपाने वाला तरुण अब यह समझ चुका था कि पुलिस ने उसकी सच्चाई जान ली है और वह बिना किसी विरोध के उनके साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस एक सवाल पूछता है, आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे? यह सवाल दरअसल उस लंबी छानबीन का परिणाम था, जिसमें पुलिस ने उसकी हर चाल और उसकी पहचान के हर पहलू को खंगाल डाला था। अक्टूबर 2018 में तरुण को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस ने 15 साल पहले हुई सजनी की हत्या के मामले में तरुण से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान तरुण ने यह खुलासा किया कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी। वह अपनी पत्नी सजनी से खुश नहीं था, क्योंकि उसने किसी और महिला के साथ प्रेम संबंध बना लिया था। तरुण की यह स्वीकारोक्ति मामले में नया मोड़ लेकर आई और पुलिस को इस हत्याकांड के असल कारण का पता चला। तरुण ने परिवार के दबाव में आकर बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से 2002 में शादी की। लेकिन शादी के बाद वह खुश नहीं था, क्योंकि उसका एक और अफेयर अपनी गर्लफ्रेंड से चल रहा था। वैलेंटाइन डे के मौके पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया कि वह उसे एक बड़ा गिफ्ट देगा, जो कि असल में सजनी की हत्या थी। वह अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने का वादा करता है। इसके बाद वह भोपाल स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में लौटता है, जहां उसने अपनी पत्नी सजनी का गला अपनी दुपट्टे से दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद
वह घर का माहौल खराब करने के लिए नाटक करता है, जिससे पुलिस को शक हो जाता है और उसकी ओर जांच का रुख मोड़ता है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहां से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को वहां से यह कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के कुलसी के मुताबिक इसके बाद वह भोपाल में रह रहे अपने दोस्त प्रवीण भाटेले के पास गया। प्रवीण भाटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। भोपाल पहुंचकर तरुण ने प्रवीण से अपनी स्थिति साझा की और उससे मदद मांगी। तरुण ने प्रवीण से कहा कि उसे बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है। अब उसके पास न घर है, न पैसा और न ही कोई नौकरी। वह पूरी तरह से बेबस और हताश महसूस कर रहा था। तरुण की हालत देखकर प्रवीण ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने तरुण को अपनी कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर नौकरी दे दी। यह नौकरी तरुण के लिए नई शुरुआत साबित हुई। अपने जुनून और मेहनत से तरुण ने न केवल छात्रों को प्रभावित किया, बल्कि खुद को भी एक नई दिशा दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। तरुण को कोचिंग संस्थान में काम करते हुए कुछ ही समय हुआ था कि उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। उसने धीरे धीरे प्रवीण से गहरी दोस्ती बना ली और इस विश्वास का फायदा उठाकर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तरुण ने प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज सर्टिफिकेट चुपके से स्कैन कर लिए। फिर उसने उन डॉक्यूमेंट्स में प्रवीण की जगह अपनी फोटो लगाई और खुद को प्रवीण भटेले के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। अब वह धीरे धीरे प्रवीण की पहचान चुराकर उसकी जिंदगी को हड़पने की साजिश रचने लगा। तरुण ने प्रवीण भाटेले के फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए न केवल पासपोर्ट बल्कि अन्य सरकारी दस्तावेज भी बनवा लिए। कुछ समय तक इधर उधर भटकने के बाद 2012 में वह बेंगलुरु चला गया। वहां उसने प्रवीण के नाम और डॉक्यूमेंट्स के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक शानदार नौकरी हासिल कर ली। कंपनी ने उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज दिया। तरुण ने प्रवीण की पहचान का पूरा फायदा उठाते हुए कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका की यात्रा भी की। अब वह एक नई पहचान के साथ शानदार जिंदगी जीने लगा। लेकिन यह सब एक झूठ और धोखे की बुनियाद पर खड़ा था। तरुण का फर्जी पहचान के साथ जिंदगी जीना एक चौंकाने वाली घटना थी। फर्जी दस्तावेजों के दम पर वह न केवल बड़ा करियर बना चुका था, बल्कि किसी भी तरह से पकड़ा नहीं गया। 2012 में उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जब उसकी मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से हुई। कुछ ही मुलाकातों में तरुण, जो खुद को प्रवीण भाटेले बता रहा था, ने निशा का दिल जीत लिया। उसने एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की झूठी और भावुक कहानी सुनकर निशा उसके प्यार में पड़ गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली और बेंगलुरु में एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगे। तरुण और निशा की शादी के बाद दोनों बेंगलुरु के एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगे। शादीशुदा जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी और समय के साथ वे 2 बच्चों के माता पिता भी बन गए। तरुण ने अपनी झूठी पहचान को इतने शातिर तरीके से निभाया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। जब भी तरुण के असली माता पिता उनसे मिलने आते, वह निशा से उन्हें अपने चाचा चाची बताता। निशा को कभी इस पर संदेह नहीं हुआ, क्योंकि तरुण ने अपनी झूठी कहानी को बहुत अच्छे तरीके से गढ़ रखा था। हालांकि तरुण का यह झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। अहमदाबाद पुलिस की सतर्कता और कुशलता ने उसकी असलियत उजागर कर दी। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह मामला सुर्खियों में आ गया। तरुण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तरुण की गिरफ्तारी के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। फिलहाल वह जेल की सलाखों के पीछे है। इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी निशा से भी पूछताछ की। निशा ने बताया कि वह तरुण को केवल प्रवीण भाटेले के रूप में जानती थी और उसे उसके असली नाम और सच्चाई के बारे में कभी कोई जानकारी नहीं थी। तरुण, जो कभी लाखों रुपए की नौकरी करता था और एक लग्जरी जिंदगी जीता था, अब जेल में समय बिता रहा है। उसने कई बार अलग अलग आधारों पर अदालत में जमानत की अपील की, लेकिन हर बार उसकी याचिका खारिज कर दी गई। वर्तमान में वह जेल में अपनी सजा काट रहा है और उसकी जिंदगी के सारे सपने टूट चुके हैं।
जब अहमदाबाद पुलिस ने इस जटिल केस को सॉल्व किया, तो पूरे देश में उनकी काबिलियत और मेहनत की जमकर तारीफ हुई। इस केस की गहराई और तरुण जैसे शातिर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की कुशलता और रणनीतिक सोच ने साबित कर दिया कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। दोस्तों, इस केस में अहमदाबाद पुलिस की मेहनत के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ऐसे और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस को और भी आधुनिक संसाधन दिए जाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक आकाश रिफ्लेक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।